हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 अध्याय 6 यानी अवकलज के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में। इस बारे में अपन चर्चा हो रहे थे और इसके अंतर्गत मैं आपको 6.1 कंप्लीट दे चुका हूं। उसको वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। 6.1 आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंतर्गत एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट एंड एक्सरसाइज मैं कंप्लीट करा चुका हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 के पार्ट 1 की, यानी कि इसके अंतर्गत आपका पूरा कॉन्सेप्ट होगा और एग्जांपल्स कवर कराए जाएंगे। ठीक है, ऐसा आपको पता रहता है। इसके अलावा मैं आपको जरूरी जानकारी ये देना चाहूंगा कि यदि वास्तव में आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि डायरेक्ट आप मुझसे पढ़ सकें, तो ये सारी व्यवस्था आपको हो सकती है। जिसके लिए आप लिंक जिसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एक्सपी क्लासेस का खुद का एक ऐप है, प्ले स्टोर में सर्च कीजिए एक्सपी क्लासेस, वहां से आपको एप्लीकेशन यानी कि ऐप मिल जाएगा। उसको डाउनलोड कीजिए और वहां से आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं। मिनिमम फीस चल रही है इसमें, बहुत ही कम फीस है, मामूली फीस है। आप ये समझिए कि मामूली से मामूली फीस के अंतर्गत आपको पूरा कोर्स वहां पर मिल रहा है मात्र 300 रुपए में। मात्र 300 रुपए में पूरा कोर्स आपको वहां पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो उससे आपको, और ये जरूरी है कि आप एनसीईआरटी के अलावा भी बाकी दूसरी किताबों से तैयारी करें। और इसके अलावा लाइव क्लासेस के अलावा आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अंतर्गत आप हर तरीके के डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। वहां पीडीएफ नोट सॉल्यूशन भी दिलाए जाते हैं। टेस्ट भी रेगुलर तौर पे होते हैं, हर संडे को टेस्ट लिए जाते हैं वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। और चलिए, ये सारी जानकारी आप ध्यान रखिएगा। और अब अपने वीडियो लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 6.2 के पार्ट 1 की तरफ आते हैं। 6.2 का पार्ट 1 देखते हैं। वर्धमान और ह्रासमान फलन की बात कर लेते हैं, यानी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए, चैप्टर नंबर 6 के अंतर्गत ये वाला जो टॉपिक है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इससे बनते हैं। अगर आप आंसर उठा के देखेंगे तो आप क्वेश्चन पाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हर पेपर में आपको ये वर्धमान और ह्रासमान का क्वेश्चन मिल ही जाए, ठीक है, लेकिन आ भी जाता है। तो ये भी बात है कि भाई आ गया तो फिर आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, मैं एक एक टॉपिक समझाता हूँ। बहुत सिंपल चीज है, ऐसा कुछ खास है नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है। बहुत ही बढ़िया तरीके से समझिएगा हो क्या रहा है, क्या किस तरीके से करना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं वर्धमान फलन की, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन, तो अगर इस तरीके का आप ग्राफ देखें जहां पर कोई फलन का ग्राफ, फलन का जो वक्र बन रहा है या फलन का जो ग्राफ है वो इस तरीके से हो रहा है कि भाई पहले तो वो बढ़ रहा है, फिर वो रुक गया, एक स्थिर भाव से चला, फिर वो बढ़ने लगा इस तरीके से। तो इस तरीके का जो आपका फंक्शन बनेगा वो क्या कहलाएगा? आपका वर्धमान फलन। ऐसा जो ग्राफ कोई बनता है, इस तरीके के ग्राफ को आप क्या कह देंगे? इस तरीके के ग्राफ को आप कह देंगे वर्धमान फलन। सिंपल बात है। आगे बात करें तो निरंतर वर्धमान फलन यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब नाम से ही आपको पता चलेगा कि निरंतर वर्धमान फलन ऐसा फलन जो हमेशा बढ़ता रहे, यानी जिसका ग्राफ हमेशा बढ़ता रहे। तो अगर किसी फलन का जो वक्र है यानी कि जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से आगे जा रहा है, तो इस तरीके के ग्राफ को अपन कह देंगे निरंतर वर्धमान फलन। ठीक है, ये हो गया भाई निरंतर वर्धमान फलन के लिए वक्र या ग्राफ। तो इस तरीके के फलन जो होगा वो निरंतर वर्धमान फलन हो जाएगा। सिंपल बात है। ठीक है, ह्रासमान फलन या डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है? डिक्रीज माने कम होना। तो ऐसा फलन जो जिसका वक्र यानी जिसका ग्राफ वो नीचे की तरफ जाए, लेकिन कैसा जा रहा है ग्राफ? आप समझिएगा कि पहले वो नीचे गया, फिर रुका और ये अचर हो गया इस तरीके से, और फिर वो नीचे की तरफ गया। ठीक है, तो इस तरीके के फलन को आप कह देंगे, जो बनेगा वो आपका ह्रासमान फलन कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके का अगर कोई ग्राफ बन रहा है तो ये ह्रासमान फलन की कैटेगरी में आएगा। और निरंतर ह्रासमान फलन क्या कहलाएगा भाई? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो हमेशा कम होता जा रहा है, यानी अगर मैं इसके वक्र की बात करूं, ग्राफ की बात करूं, देखिए नीचे ही जाता है, ये टोटल नीचे जा रहा है, तो इस तरीके ग्राफ आपका कहलाएगा क्या? निरंतर ह्रासमान फलन। सिंपल बात है। ठीक है, एक फलन और बनता है, इसका कोई ज्यादा खास रोल नहीं है यहाँ पर, आपका 4 ही पढ़ने हैं अपन को मेनली। ठीक है, मेनली अपना काम जो रहेगा इससे हो जाएगा वर्धमान फलन, निरंतर वर्धमान फलन, ठीक है, ह्रासमान फलन एंड निरंतर ह्रासमान फलन। यही आपके पेपर में आएंगे ज्यादा से, अगर आएंगे तो भी। अचर फलन क्या यानी कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये है कि एक ऐसा फलन जो सीधा जा रहा है इस तरीके से,
ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, तो इस तरीके का जो फलन होगा, इस तरीके के फलन का जो ग्राफ होगा वो क्या कहलाएगा, अचर फलन कहलाएगा। सिंपल। अब बात आते हैं मेन परिभाषाओं पे जो आपको याद रखना है, ठीक है, किस तरीके से होगा किस तरीके से नहीं होगा। तो यहां पर है कि यदि f(x) एक वास्तविक फलन है जो बंद अंतराल ab पर सतत है तथा खुले अंतराल ab पर अवकलनीय है, ठीक है, फलन आपका f(x) इस तरीके से है जो बंद अंतराल ab पर सतत तथा खुले अंतराल ab पर अवकलनीय है। तो यहाँ पर 4 पॉइंट लिखे हैं वर्धमान, निरंतर वर्धमान, ह्रासमान और निरंतर ह्रासमान के लिए, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं 4 पॉइंट लिए मैंने, 1 2 3 4, इनको आपको ध्यान रखना है। कैसा कि यदि प्रत्येक x बिलोंग्स टू a b के लिए, यदि प्रत्येक x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a b के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0 है तो f(x) अंतराल a b पर वर्धमान है, ठीक है। कहां पर वर्धमान होगा, f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इस पर कह रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा f डैश x यानी एक बार अवकलन करना है, अगर उस एक बार अवकलन करने पर वो जो चीज आएगी, कुछ भी आएगा x की वैल्यू रखने पर, तो वो अगर 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव आता है, 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव आता है, तो हम कह देंगे कि वो वर्धमान है, ठीक है। फिर बात करें कि यदि प्रत्येक x बिलोंग्स टू ab के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0 है। अब यहां पर था इस वाले में कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों हो सकता है, तो वर्धमान है। लेकिन अगर सिर्फ ग्रेटर देन हो रहा है तो f(x) अंतराल ab पर निरंतर वर्धमान कहेगा, सिर्फ ग्रेटर देन होने पर निरंतर वर्धमान हो जाएगा। यदि प्रत्येक x बिलोंग्स टू ab के लिए f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 है, अगर 0 से छोटा या 0 के बराबर है तो f(x) अंतराल ab पर ह्रासमान है, और यदि प्रत्येक x बिलोंग्स टू ab के लिए f डैश x लेस देन 0 है, ठीक है, यानी सिर्फ 0 से छोटा ही हो रहा है। 0 से छोटे का मतलब क्या होगा, निगेटिव चिन्ह आएगा। 0 से छोटी संख्याएं क्या होती है, ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। तो 0 से छोटे का मतलब निगेटिव संख्याएं, यानी चिन्ह अगर जिनका निगेटिव है तो वो ह्रासमान फलन में आ जाएगा। कब, जब आप उसका एक बार अवकलन कर देते हैं। तो f(x) अंतराल ab पर निरंतर ह्रासमान है। तो अभी आपने यहाँ पर गौर किया होगा, मैं बात करूं तो आपने सब में गौर किया कि यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि f डैश x देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, f डैश x, चारों में देखा। यानी कि जो भी फलन होगा, जो भी आपका फलन दिया होगा, उसका आपको एक बार तो अवकलन करना ही करना है। एक बार अवकलन करने के बाद आपको क्या देखना है, उसका आपको x की वैल्यू रखने के बाद उसका आपको चिन्ह देखना है, ठीक है। एक बार अवकलन करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद आपको उसका चिन्ह देखना है। अगर प्लस है तो वर्धमान है और माइनस तो ह्रासमान है। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। मैं यहां पर बात कर लेता हूं, ये आपका इकट्ठा मैंने दे दिया है, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा कि इसको अच्छे से ध्यान रख लेना। अगर f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब 0 के बराबर या पॉजिटिव चिन्ह के साथ, तो वो वर्धमान हो जाएगा। अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 यानी f डैश x एक बार अवकलन करने के बाद पॉजिटिव चिन्ह आ रहा है तो निरंतर वर्धमान। f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 पर ह्रासमान और f डैश x लेस देन 0 पर निरंतर ह्रासमान हो जाएगा। ये 4 पॉइंट है जो आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अचर फलन। मैंने बताया कि यदि कोई फलन f(x) बराबर c, अगर कोई फंक्शन f(x) है, f(x) बराबर कोई कांस्टेंट पद है, f(x) बराबर कोई कांस्टेंट पद है, तो वो अचर फलन के कैटेगरी में आ जाएगा। f(x) बराबर c है तो फलन अचर फलन होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं एग्जांपल्स पे। उदाहरण नंबर 7 देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखिए, दिखाइए कि प्रदत्त फलन, यानी प्रदत्त माने दिया हुआ, प्रदत्त फलन f(x) बराबर 7x - 3 r पर यानी वास्तविक संख्या पर एक वर्धमान फलन है, ठीक है। तो करना क्या है, देखिए इस सवालों को लगाने का तरीका ये है कि एक बार आप अवकलन करेंगे, अवकलन करने के बाद उस वैल्यू को 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। अगर वहां से x का मान निकालने के लिए मैंने यहां पर कहा है ना आपको कि x का मान यहां पर f डैश x में क्या करेंगे, f डैश x में x की वैल्यू रखेंगे। अब x की वैल्यू आएगी कहां से, ठीक है। तो आप करेंगे सवाल में कि x के मान के लिए, x के मान के लिए, अब x के मान के लिए आप f डैश x बराबर 0 रखेंगे, ठीक है, के लिए f डैश x बराबर 0 पर, ठीक है। इसको अप्लाई करते चलेंगे, समझ गए बात। f डैश x बराबर 0 रखकर x की वैल्यू फाइंड करेंगे और उस वैल्यू को, उस जो भी x की वैल्यू आएगी उसको आप रख के देखेंगे कि f डैश x का मान पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। पॉजिटिव वैल्यू पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यू पर वर्धमान है, और अगर नेगेटिव लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ भाई, नेगेटिव वैल्यू, ऋणात्मक मान, तो उसके लिए ह्रासमान हो जाएगा। सिंपल बात है, ठीक है। अगर x का मान निकल ही नहीं रहा तो निकालेंगे नहीं। जैसे यहाँ पर उदाहरण नंबर 7 देखिए, क्या दे दिया आपको कि भाई
फलन एफ एक्स बराबर 7x माइनस 3। आपको एक बार अवकलन करना है, यानी एफ डैश एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स, या फिर आप यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स ले लीजिए, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, डी अपॉन डी एक्स, ये आएगा 7x माइनस 3। तो ये कितना हो जाएगा भाई, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा 7, क्योंकि 7x का 7, 3 का 0, तो एफ डैश एक्स क्या 7, और 7 कैसा है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 है, चूंकि अब यहाँ पर x की वैल्यू निकलेगी नहीं, है ना, तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, इसलिए फलन r पर वर्धमान है। ठीक है, फलन r पर वर्धमान है, यही आपको दिखाना था कि दिखाइए कि कह रहा कि r पर वर्धमान फलन है, तो दिखा दिया आपने, यानी आप कह रहे हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इति सिद्धम हेंस प्रूव्ड। ओके, और ये समझ गए ना आप, मतलब एफ डैश एक्स 7 आया, और 7 कैसा है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, 0 से बड़ा, तो आप कह देंगे फलन r पर। नंबर 8 की बात कर लेते हैं। आपको सवाल कह रहा है कि दिखाइए कि प्रदत्त फलन जो दिया है एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, x बिलोंग्स टू r पर वर्धमान है। ठीक है, तो सवाल देखिए क्या दे रहा है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, एक बार अवकलन करना है तो क्या मिल जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर एक्स क्यू का 3x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 x प्लस 4। ठीक है, अब देखिए इसको करना क्या है, देखो उदाहरण नंबर 7 लगाया था, तो वहां पर अवकलन करने पर अपन को 7 मिला, यहां पर अवकलन करने पर 7 मिला, तो इसका तो कुछ ज्यादा कुछ होना नहीं था। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो किस तरीके से निकालेंगे, गुणनखंड करके निकालेंगे, जो भी चीज होगी उसका गुणनखंड करेंगे। तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 दिया है। ठीक है, तो 3 चौको 12 और 4 × 12, 6 दूनी 12, किसी प्रकार से टूटेगा नहीं। तो करना क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 4 को लिख लीजिए 3 प्लस 1, इस तरीके से। अब 3 कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 प्लस 1। अब इसका आप कर सकते हैं, टूट जाएगा किसमें, ये x माइनस 1 के होल स्क्वायर में टूट जाएगा, यानी आप 3 एंड यहाँ पर कर रहे हैं x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये कितना आया भाई, एफ डैश एक्स। अब ये सवाल में दिया था कि x बिलोंग्स टू r पर। अब x बिलोंग्स टू r का मतलब क्या है कि x की आप कोई भी वैल्यू पुट करें r के लिए वास्तविक संख्याओं में। अब वास्तविक संख्याओं में आप जानते हैं कि हर तरीके की संख्या आती है, प्लस की संख्या, माइनस की संख्या, कैसी भी संख्या। लेकिन यहां पर अगर आप गौर करेंगे, यहां समझना मेरी बात, अगर यहां पर आप कुछ भी चीज गौर करते हैं तो आप ये चीज नोटिस कर रहे हैं कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, और किसी भी चीज का अगर आप होल स्क्वायर कर रहे हैं तो होल स्क्वायर होने के बाद कोई भी प्रोडक्ट निकलेगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो इतना सिस्टम पॉजिटिव हो जाएगा और उसमें आप प्लस 1 जोड़ दोगे, तो पॉजिटिव की संख्या में प्लस 1 जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, रिजल्ट आपको पॉजिटिव संख्या ही निकलेगी। बात समझ आई मेरी। मैंने क्या कहा, देखिए आपको सवाल में कह रहा था कि x बिलोंग्स टू r पर। x बिलोंग्स टू r का मतलब x के लिए आप कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं। तो मान लीजिए आपने x का मान माइनस का 4 रखा, या फिर मान लीजिए आपने x का मान प्लस का 3 रखा। तो अगर आप ऐसा रखते हैं यहाँ पर, तो गौर कीजिएगा, 3x का मान माइनस 4 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1, तो 3 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 1, यानी 25 × 75, क्योंकि ये निकलेगा कितना, 3 25 प्लस 1 75 प्लस 1 बराबर 76, और 76 कैसा निकला, पॉजिटिव का निकला कि नहीं निकला, बिल्कुल निकला। और यहीं पर अगर मैं कह देता कि आप x का मान प्लस में रख के देख लो, तो देख लो, ठीक है, कुछ भी रख लो, 0 रख लो, कैसे भी कोई भी बटे में संख्या, दशमलव संख्या कोई भी रख लो। तो कहने का मतलब ये है कि इस जगह पर आप x माइनस 1 का होल स्क्वायर में कोई भी चीज अगर आप पुट करते हैं तो वहां से जो प्रोडक्ट निकलेगा वो पॉजिटिव ही निकलेगा, और उस पॉजिटिव प्रोडक्ट में आप प्लस 1 जोड़ रहे हो तो वो चीज हमेशा कैसी रहेगी, वो चीज हमेशा प्लस में ही बनी रहेगी। इसका मतलब अगर कोई चीज प्लस में है तो वो कैसी होगी, वर्धमान होगी। यही बताया कि नहीं, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा होने का मतलब क्या, पॉजिटिव संख्या। तो यहां पर आप कह देंगे कि चूंकि x बिलोंग्स टू r के लिए, x बिलोंग्स टू r के लिए ये आपका कितना है, 3x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, हमेशा 0 के बराबर रहेगा। ठीक है, 0 के बड़ा रहेगा, 0 के बराबर भी नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि प्लस 1 हो रहा है, कुछ भी चीज आएगी, 0 भी आया, अगर आपने x का मान 1 भी रख दिया तो वो 0 हो जाएगा, लेकिन प्लस 1 जोड़ रहे हो
समझ रहे हो ना बात मेरी। यहां पर अगर आपने x का मान 1 रखा तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा। लेकिन प्लस 1 जोड़ रहे हो तब उस भी स्थिति में वो वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी रहेगी। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 है, इसीलिए f डैश x ग्रेटर देन 0। अतः x बिलोंग्स टू r पर फलन वर्धमान है, यही सवाल कह रहा था, वर्धमान है, दिखाइए कि हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ गए होंगे मेरी बात, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से चीजों को सोचना है। ठीक है, कोई दिक्कत आती है रिवर्स करो वीडियो, समझो अच्छी तरीके से मैं क्या बोल रहा हूं। बहुत ही सिंपल सवाल है, देख पा रहे हैं आप। ठीक है ना, कोई भी ज्यादा समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, उदाहरण नंबर 9 की बात कर लेते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर इस तरीके के जो सवाल होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले, वो मुझे बहुत परेशान करते हैं, लेकिन है कुछ नहीं। याद रखिए, कोई भी सवाल कठिन नहीं होता है, हाँ लंबा हो सकता है। लंबा मतलब उसको लगाने की प्रोसेस ज्यादा हो सकती है, बड़ी हो सकती है, 3 पेज भर जाए, 4 पेज भरता है, लेकिन कोई भी सवाल कठिन नहीं होता है जब तक आपको उसकी अप्रोच नहीं पता। लगाने का एक बार तरीका आ गया तो सवाल सिंपल हो गया। तो सवाल को समझना है, क्या करना है क्या नहीं करना, बहुत ही सिंपल चीजें हो जाती हैं एक बार। ठीक है ना, देखिए सवाल क्या कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त फलन f(x) बराबर cos x, f(x) बराबर cos x आपको फलन दे दिया ए बी सी, 3 पॉइंट कह रहा है। जहां पर वो कह रहा है 0 से पाई में हासमान, 0 से पाई मतलब 0 से 180 डिग्री, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट, प्रथम चतुर्थांश होता और द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, इनकी बात कर रहा। फिर पाई से 2 पाई में, यानी 180 से 360, यानी तीसरा और चौथा चतुर्थांश, थर्ड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात कर रहा। एंड सी नंबर कह रहा कि 0 से 2 पाई में ना तो वर्धमान है और ना तो हासमान है, यानी आप इकट्ठा लेने की बात कर रहा है। 0 से पूरा 360, पहले उसने लिया 0 से 180, फिर 180 से 360, फिर ये तीसरे में कह रहा है पूरा ले लो भाई, 0 से 360 तक ले लो। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो फलन दिया होगा उसका आप अवकलन करेंगे। सबसे पहली बात यही करेंगे आप। f(x) बराबर cos x दिया, अगर आपने इसका अवकलन किया एक बार तो कितना मिलेगा, वो cos x का होता है माइनस का sin x। अब जरा थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, कक्षा 11 में आपने क्या पढ़ रखा है कि बहुत ही सिंपल चीज हो गई। आपने क्या पढ़ रखा है कि साइन जो होता है वो कहां कहां प्लस में होता है। तो साइन जो है, साइन थीटा, वो फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, बिल्कुल फर्स्ट में तो सब ऑल पॉजिटिव होते हैं। एंड साइन थीटा या साइन एक्स कुछ भी ले लो। ठीक है, साइन थीटा की अगर मैं बात कर लूं, साइन थीटा बार बार नहीं लिखते, यहां पर मैं एक बार लिख देता हूं। ठीक है, ऊपर इस तरीके से कि साइन थीटा ही ले लिया। ठीक है, इस तरीके से। तो फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकेंड में भी पॉजिटिव भाई, थर्ड एंड फोर्थ में कैसा होता है, थर्ड एंड फोर्थ में आपको पता है वो निगेटिव में आता है। इतना आपको सब जानकारी होनी चाहिए। अब आप समझ पा रहे हो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखना, अगर साइन पहले और दूसरे में प्लस में है, लेकिन यहां पर तो आपको क्या दिया, माइनस, तो अगर माइनस दिया तो अब चीज बदल गई, क्योंकि अगर कोई चीज प्लस में है और बाहर से आप उसमें माइनस का गुणा कर रहे हो तो वो चीज टोटल कैसी हो जाएगी, माइनस की। तो यहां से आप क्या करेंगे, अगर हम पहले उसकी बात कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन की, ठीक है, तो x बिलोंग्स टू 0 से पाई में, तो यहां आप क्या लिखेंगे कि चूंकि साइन x 0 से पाई यानी कि 0 से 180 डिग्री, अर्थात फर्स्ट एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट यानी चतुर्थांश में पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ले इस कारण होते हैं, इसीलिए चूंकि ऐसा, इसीलिए माइनस साइन एक्स कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, फर्स्ट एंड सेकेंड चतुर्थांश में निगेटिव होंगे, सिंपल बात। अब जब कोई चीज निगेटिव हो रही है और आप ये देख पा रहे हैं कि माइनस साइन एक्स पहले और दूसरे में निगेटिव हो रहा है, तो क्या कह देंगे भाई कि भाई एफ डैश एक्स कैसा हो जाएगा, निगेटिव, यानी चिन्ह उसका निगेटिव आएगा, यानी आप कह देंगे कि एफ डैश एक्स लेस देन 0 पहले के लिए। इसलिए एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई में फलन एफ एक्स बराबर कॉस एक्स हासमान है।
अब मेरी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको सोचना है। अब देख लो बी नंबर में वो कह रहा है कि तीसरे यानी पाई से 2 पाई में, पाई से 2 पाई यानी 180 से 360, यानी तीसरे और चौथे में वर्धमान है। तो अब कोई चीज निगेटिव है तीसरे और चौथे में, और उसमें तो माइनस का पीछे से गुणा कर रहे हो, मतलब माइनस का गुणा कर रहे हो आगे के लिए, माइनस का गुणा कर रहे हो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जब प्लस हो जाएगा तो वर्धमान कह देंगे, सिंपल। तो इसी तरीके लिख लोगे, बहुत ही सिंपल चीज है आप, ठीक है ना, बना लेंगे। तो यहां पर आप क्या करें कि चूंकि साइन एक्स पाई से 2 पाई में अर्थात थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, फोर्थ चतुर्थांश यानी कोऑर्डिनेट चतुर्थांश में निगेटिव यानी ऋणात्मक होते, निगेटिव होते हैं, ठीक है, ऋणात्मक होते हैं, इसीलिए साइन एक्स, इसलिए माइनस साइन एक्स, क्योंकि आपने अवकलन निकाला, अवकलन किया cos x का तो माइनस साइन एक्स निकला, इसलिए माइनस साइन एक्स थर्ड एंड फोर्थ चतुर्थांश में धनात्मक होंगे। अब जब धनात्मक होंगे, अब जब धनात्मक होंगे तो आप क्या कह देंगे कि इसीलिए f डैश x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो जब ग्रेटर देन 0 हो रहा तो क्या कह रहा है कि अतः x बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई में फलन, पाई से 2 पाई में फलन fx बराबर cos x वर्धमान है, यही दिखाना था, वर्धमान है। तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ये हो गया बी नंबर, ठीक है। अब सी नंबर की बात करें तो सी नंबर आपको कुछ नहीं करना, सिंपल कह देना कि प्रश्न ए और बी के आधार पर, ए और बी के आधार पर, प्रश्न ए और बी के आधार पे आप क्या बता रहे हैं भाई कि 0 से पाई में, 0 से पाई में फलन fx हासमान है, हासमान या ह्रासमान, ठीक है, हासमान है, और पाई से 2 पाई में, पाई से 2 पाई में फलन fx वर्धमान है, ठीक है, वर्धमान है। अतः अगर दोनों को मिला दें तो अतः 0 से 2 पाई में फलन ना तो हासमान है, क्या कह रहा था, क्या दिखाना है आपको सवाल में कि ना तो वर्धमान है और ना ही हासमान है, ना तो वर्धमान है, ठीक है, ना तो वर्धमान है और ना ही हासमान है, ठीक है, ना ही हासमान है। सिंपल है, इस तरीके से आपको दिखाना था, हैंस प्रूव्ड आपने कर दिया। तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सवाल बहुत ही सिंपल, अगर आपको पता है करना कैसे, वही चीज है, आप सिंपल लग रहा होगा, समझ लिए ना, तो अब सिंपल लग रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया फिर भी कोई दिक्कत आ रही तो फिर से रिवर्स करो। मेन मामला क्या था, मेन मामला यहीं पर था कि बात कर लें अगर साइन पहले और दूसरे में होता है पॉजिटिव, लेकिन यहां पर है माइनस साइन, तो जब माइनस साइन है तो पहले और दूसरे में कैसा हो जाएगा, निगेटिव। अब जब निगेटिव हो जाएगा तो आप हासमान कह देंगे कि भाई पहले और दूसरे, यानी कि 0 से पाई में, 0 से पाई में हासमान हो गया, क्योंकि 0 से पाई आपका पहला दूसरा कहलाया है, 0 से 180 डिग्री के बीच में बात कर ले। और वहीं बात करें तीसरे और चौथे में, तो तीसरे और चौथे में निगेटिव होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं माइनस साइन के लिए, तो माइनस साइन के लिए निगेटिव और निगेटिव, चूंकि निगेटिव होता ही है पहले से, और एक माइनस और आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और पॉजिटिव के लिए यानी कि 0 से 2 पाई के लिए, 0 से 2 पाई में तीसरे और चौथे में वर्धमान हो जाएगा। और अगर इन दोनों चीजों को मिला दें, इन दोनों को कंबाइन कर लें, तो आप कह रहे हैं कि 0 से 2 पाई में ना तो वर्धमान है और ना ही हासमान है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो देखिए कुछ नहीं है, थ्योरी के रूप में मैंने समझाया है इसमें, और थ्योरी ही है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो रिवर्स करो, अच्छे से समझ लेना, ओके।
तो इस टॉपिक में आपको यानी वर्धमान और ह्रासमान इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग फंक्शन जो आपका चल रहा है टॉपिक, इस टॉपिक में आपके दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। उदाहरण नंबर 7, 8, 9 में आपने देखा कि आपको सवाल कह रहा था कि बताइए फलन वर्धमान है कि ह्रासमान है। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको उदाहरण नंबर 10 कह रहा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए। तो ये आपके दो तरीके के, इस टॉपिक में दो तरीके के सवाल ही बनते हैं आपके। या तो पूछ देगा कि बताइए वर्धमान है ह्रासमान है, ठीक है, डायरेक्ट, और या फिर ये कह दी कि अब अंतराल ज्ञात करो और उस अंतराल में बताइए कि वो जो फंक्शन है वो वर्धमान होगा कि ह्रासमान होगा। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 10 कह रहा है आपको अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) बराबर x² - 4x + 6 से प्रदत्त फलन f वर्धमान है और ह्रासमान है, ये आपको कह रहा है। ठीक है, तो सवाल तो वैसे ही लगेगा कि आपको एक फंक्शन दे दिया f(x), ठीक है, उसका आप एक बार अवकलन करेंगे यानी f'(x) कितना आ जाएगा 2x माइनस का 4 आएगा। अवकलन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा चुका हूं अच्छी तरीके से, तो चैप्टर नंबर 5 को बिल्कुल निचोड़ के पी जाना है, घोर के। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, आप एक्सपर्ट हो जानी चाहिए चैप्टर नंबर 5 के अंतर्गत। अवकलन में तो कोई समस्या आनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। अभी x² - 4x + x के लिए 2x - 4 आना। फिर मैंने आपसे कहा था कि x की वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो x की वैल्यू ज्ञात करेंगे कैसे कि x के मान के लिए x के मान के लिए आप रख देंगे f' बराबर 0। तो यहां से भी क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2x - 4 बराबर 0। तो यहां से कितना आ जाएगा 2x माइनस का 4 गया तो प्लस हो गया, x बराबर 4/2 यानी x बराबर कितनी आ गई वैल्यू 2। x का मान आ गया 2। अब यहां पर आपको अंतराल बनाना, तो बड़ी ध्यान पूर्वक समझिएगा करते कैसे। ठीक है, यहां पर देखिए कोई भी अंतराल पहले से नहीं दिया, अगर कोई अंतराल पहले से दिया होता है तो उस अंतराल के बीच में लेते हैं, समझना, आगे क्वेश्चन आएगा तो वहां पर क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहां पर कोई अंतराल f' में नहीं दिया तो क्या करेंगे, अंतराल लेंगे आप -∞ से +∞ तक। कितना लेंगे, -∞ से +∞ तक। तो कैसे लेंगे समझिए। ठीक है, ये चीज थोड़ा रफ वाली है, इसको आप फेयर में ना भी लिखें तो आप सीधे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे समझिए, 2 ले लिया, x का मान 2 आया। अब 2 के आप लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ले लेंगे आप +∞ और लेफ्ट साइड में ले लेंगे इस तरीके से -∞। संख्या रेखा देखी है ना आपने, संख्या रेखा डालते हैं तो क्या करते हैं 0 आता है, 0 के इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव संख्या, ऐसी लेते हैं और एंड में क्या आता है, यहाँ पर इन्फिनिटी ले लेते हैं और यहाँ पर -∞। ठीक है, इन्फिनिटी और -∞ कोई संख्या नहीं है, सिर्फ संख्या को एंड करने का एक नजरिया है बस। ठीक है, इन्फिनिटी और -∞ का कोई मतलब नहीं बनता है, सिर्फ एक प्रदर्शित करने की चीज है बस। तो करना क्या है कि 2 के राइट साइड में आपने पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड 2 के लेफ्ट साइड में -∞ ले लिया और यहां से आप बना देंगे अंतराल। यहां से अंतराल कैसे बनेगा कि -∞ एंड 2 को ले लीजिए तो एक अंतराल बन गया -∞ एंड 2, एंड यहां से आप ले लीजिए 2 और इन्फिनिटी को, तो एक अंतराल बन गया आपका 2 और इन्फिनिटी। ऐसे ही सोचना है, यहां से गए, यहां से रास्ता पकड़ी आपने तो -∞ से 2 तक गए एंड फिर यहां से आए और आपने 2 से इन्फिनिटी की रास्ता पकड़ ली। ठीक है, तो अब यहां से ये चीज समझ गए होंगे अंतराल कैसे आएंगे, तो यहां से आपने ले लिया अंतराल, इसलिए अंतराल। ठीक है, अंतराल कैसे लेने, याद रखिएगा कि इन्फिनिटी में ओपन इंटरवल ही लेना है। ठीक है, अंतराल ले लेंगे -∞ से 2 एंड 2 से इन्फिनिटी, सिंपल, समझ गए होंगे अब बात। ठीक है, और इस चीज को आप दिखाना चाहें तो दिखा दें, कोई वो नहीं है, रफ में करना है रफ में कर लो, और अगर आप वहीं पर बगल में जब बोर्ड पेपर दे रहे हो, आप पेपर में आ गया हो क्वेश्चन, तो इस प्रकार से आपको दिखाना है तो दिखा सकते हो, कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, अंतराल ले लिए। अब इस अंतराल में आप ये देखेंगे कि जो आपने f' निकाला उसका चिन्ह कैसा आता है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले क्या कर लीजिए, एक काम कर लीजिए, हमेशा इसको तोड़ना है आपको, गुणनखंड करने। तो 2 कॉमन निकल रहा था तो x माइनस, चाहे मत भी कीजिए तो चल जाएगा, लेकिन कर लिया करिए, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहां पर आपको इस तरीके से लेना है, इस तरीके से आप एक सारणी के रूप में ले लेंगे। यहां पर लिख लेंगे अंतराल, 2 अंतराल आपके बने। ठीक है, याद रखिएगा अगर x का मान 1 है तो अंतराल 2 आएंगे, अगर x का मान 2 निकले तो अंतराल 3 बन जाएंगे। ठीक है, सिंपल। अगर x के मान आपके 4 हुए तो अंतराल 5 बन जाएंगे, एक अंतराल ज्यादा बनेंगे बस। ठीक है, अंतराल ले लिया, फिर आपने कहा भाई f' का चिन्ह। ठीक है, f' का चिन्ह कैसा आएगा, फिर आपने कहा कि फलन f की प्रकृति। ठीक, फलन f की प्रकृति किस तरीके से बनेगी ये देख लेते हैं अभी। ठीक है, तो समझिए 2 अंतराल बने, तो 2 अंतराल के लिए इस तरीके से ले लिया आपने, 1 और 2 इस तरीके से।
ठीक है, इस तरीके से ले लिया भाई, ठीक है, ऐसे। अभी देखिए, अभी यहां पर क्या कर रहे हैं अपन, माइनस इन्फिनिटी से 2 के लिए फलन क्या आया था, एफ डैश एक्स कितना आया था, ये आया था आपका 2x-4, ये आप कह रहे हैं कि एफ डैश एक्स है 2x-2, ठीक है। तो ये अंतराल कौन कौन से बने, माइनस इन्फिनिटी से 2 एंड 2 से इन्फिनिटी। अब देखेंगे एफ डैश एक्स का चिन्ह कैसा आएगा, ध्यान दे देखिएगा, निकालते क्या है, एफ डैश एक्स बराबर निकाला आपने 2x-4, तो अंतराल है माइनस इन्फिनिटी से 2। अब यहां तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी, अंतराल भी कैसे बनाना है, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो इसको एक बार फिर समझ लीजिएगा, अंतराल भी समझ में आ गए होंगे। तो यहां तक आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद ये सारणी ले लेनी है आपको, अंतराल, एफ डैश एक्स का चिन्ह और फलन की प्रकृति, ठीक है। फिर अंतराल क्या कह रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 2, ठीक है। तो 2 से छोटी संख्या देखेंगे आप, 2 से छोटी संख्या, तो 2 से छोटी संख्या कौन सी होगी, 2 से छोटी संख्या आप 1 देख सकते हैं, 0 देख सकते हैं, ठीक है, 1 देख लिया या फिर आपने 0 देख लिया, मान लो 0 ले लिया, ठीक है। तो अगर आपने x का मान कितना रखा, x का मान 0 रखा, मान लो x का मान कितना रख दिया आपने 0, तो x का मान 0 रखने पर क्या बनेगा 2, और 0 रख रहे हैं तो 2 गुणे 0 - 4, तो कितना आ जाएगा 0 - 4, यानी कि -4 आएगा। तो -4 कैसा चिन्ह है, -4 निगेटिव चिन्ह को प्रदर्शित कर रहा है, निगेटिव संख्या है, ठीक है। तो ऋणात्मक चिन्ह बना, और ऋणात्मक चिन्ह का मतलब क्या हुआ, हासमान, ठीक है। या फिर मैंने कहा 1 रख के देख लो, तो 2 गुणे 1 - 4 यानी 2 एकम 2 -4 यानी -2, फिर भी आपका कितना बना -2 यानी निगेटिव। तो यहां पर आप क्या कह रहे हैं, एफ डैश एक्स का चिन्ह कैसा है, ऋणात्मक, और ऋणात्मक चिन्ह के लिए क्या कह देंगे कि फलन की प्रकृति कैसे हो गई, हासमान, सिंपल ऐसे बना देना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अगर +2 से इन्फिनिटी की अगर वो बात करें, तो वहां पर अगर हम बात करें तो वहां पर किस तरीके से हो रहा है देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई एफ डैश एक्स कितना था, एफ डैश एक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो था 2x - 4, और अंतराल कितना है, अंतराल आप ले रहे हैं 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब 2 से इन्फिनिटी की अगर मैं बात करूं तो 2 से बड़ी संख्या सोचिए, क्योंकि इस तरफ जा रहे हैं ना, 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ी संख्या क्या सोच सकते हैं, 3 सोच सकते हैं, 4 सोच सकते हैं। तो अगर x का मान आपने 3 रख दिया, x का मान 3 रखने पर 2 गुणे 3 - 4 यानी 6 - 4 कितना आ जाएगा 0 2, कितना आ जाएगा प्लस का 2। अब प्लस का 2 आ रहा, या फिर आपने 4 रखा तो 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया तो बचेगा 4। तो वैल्यू कैसी मिलेगी, वैल्यू जो मिलेगी वो धनात्मक मिलेगी, धनात्मक। और धनात्मक के लिए क्या कहते थे, फलन की प्रकृति कैसे होगी, वर्धमान, फलन की प्रकृति कैसे हो जाएगी, वर्धमान। तो यही वो कह रहा था कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें आपका जो फलन है वो वर्धमान है और जिसमें हासमान। तो आपने ये दिखा दी कि कौन से अंतराल में जो है वो वर्धमान हो रहा है, कौन से में हासमान हो गया, सिंपल है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि अतः फलन -इन्फिनिटी से 2 में हासमान है, ठीक है, हासमान है, और 2 से इन्फिनिटी में कैसा हो गया, वर्धमान, 2 से इन्फिनिटी में वर्धमान, ये हो गया आंसर, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 11 की बात करते हैं। आपको कह रहा है वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें fx बराबर 4x - 6x² - 72x + 30 द्वारा प्रदत्त फलन f a वर्धमान है और b हासमान है। ये आपको निकालने के लिए कहता है, ठीक है। तो सवाल को पहले आपको दिया, फलन दे दिया fx, आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर एक बार अवकलन करना है। तो f डैश x बराबर 4 × 12x² - 6 × 12x एंड माइनस का 72। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको गुणनखंड करने हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो 12 कॉमन निकल रहा है, 12 कॉमन निकाल लीजिए, x² - x और 12 × 5 = 12 × 6 = 72, तो 6 बचेगा, 3 दूनी 6, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर टूट रहा है 12, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 12 और यहाँ आ जाएगा x, ठीक है, 1 मिनट, ये हो जाएगा भाई x² माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6, इतना हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो ये कितना आ रहा है, यहाँ से हो जाएगा भाई 12 और x कॉमन निकलेगा तो x माइनस का 3 प्लस 2 कॉमन निकलेगा तो x माइनस का 3 एंड ये आ जाएगा 12 और हो जाएगा x माइनस 3 एंड x प्लस 2, ठीक है। तो f डैश x कितना निकला है, f डैश x निकला है 12 और x माइनस 3 एंड x प्लस
2 सिंपल। अब x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, x के मान के लिए, ठीक है, x के मान के लिए, ठीक। तो भाई x के मान के लिए क्या कर रहे हैं आप, f डैश x बराबर 0 के बराबर, तो यहां से 12 और x माइनस 3 एंड x प्लस 2 बराबर 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी निकलेगी भाई, एक आएगा -2 और एक आएगा 3। अब मैंने आप लोग अच्छे यहाँ पर ही ध्यान रखना कि x माइनस 3 x प्लस 2 है, तो आप वैल्यू 3 और -2 मत रखना, पहले छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या। इस बात को बहुत ही ज्यादा कंसीडर करना कि पहले छोटी संख्या रखी गई हो फिर बड़ी संख्या रखी हुई, ठीक है ना। हाँ, तो अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया आपको, जो अंतराल जो आपने वैल्यू निकाली -2 एंड 3, उसके लिए क्या करना है, लेफ्ट साइड में आपको लेना है माइनस इन्फिनिटी और राइट साइड में आपको ले लेना है प्लस इन्फिनिटी, सिंपल। और यहां से आपको बना लेने हैं अंतराल। देखो एक अंतराल तो ये बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -2, एक बन जाएगा ये -2 से 3, और एक बन जाएगा ये 3 से इन्फिनिटी, ठीक है ना। यही चीज मैंने आपको बताई थी। तो अंतराल यहाँ पर किस प्रकार से आप बना रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से -2, देन -2 से 3 एंड 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। इस तरीके से आप अंतराल दिखा रहे। तो यहां पर आपने ले लिया भाई अंतराल, क्या, अंतराल, ठीक है। अंतराल की अगर हम बात करें तो अंतराल किस प्रकार से लिया आप, अंतराल आप बता रहे हैं कि अंतराल बराबर ले लिए, कितने आ रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से -2, देन -2 से 3 एंड 3 से इन्फिनिटी, इस तरीके से निकालना है, ठीक है। और अब आपको बनानी है सारणी, ठीक है। सारणी में क्या लिखना है, एक तरफ अंतराल, फिर f डैश x का चिन्ह, फिर f डैश x की प्रगति, ठीक है। तो ले लेते हैं, यहाँ पर आपने ले लिया कि अंतराल, ये हो गया अंतराल के लिए, ठीक है, अंतराल, ठीक है। इस तरीके से ले लेते हैं अंतराल, अंतराल, ठीक है। और यहां पर आपने ले लिया f डैश x का चिन्ह, धनात्मक की ऋणात्मक, और यहां आप कह रहे हैं f डैश x की प्रकृति, f डैश x की प्रकृति किस प्रकार की, किस प्रकार का इसका नेचर होगा, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। अच्छा, 3 अंतराल दिए तो 3 ले लेते हैं, 1 2 और ये 3, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपने बांट दी। तो सबसे पहले अंतराल की बात कर लेते हैं। अंतराल क्या दिया था आपको, माइनस इन्फिनिटी से -2, फिर -2 से 3 एंड 3 से इन्फिनिटी। अब जो आपको सवाल दिया था आपको ध्यान रखना, गुणनखंड वाला हिस्सा ले लेंगे कि f डैश x आपको दिया था 12 x माइनस 3 एंड x प्लस 2। तो पहला अंतराल क्या है भाई, पहला अंतराल है माइनस इन्फिनिटी से -2। अब -2 से छोटी संख्या देखो क्या होती है, माइनस का 3, और अगर आपने यहाँ पर माइनस का 3 रखा, किसका मान रख रहे हो आप, x का मान -3, तो यहाँ पर रख के देखो x का मान अगर आपने -3 रखा तो कितना मिल जाएगा आपको, तो अगर आपने x का मान -3 रखा तो ये 12 और -3 चिन्ह देखना, इस बात को याद रखना। आपको वैल्यू से मतलब नहीं है कितना वैल्यू आ गई, आपको मतलब किससे, चिन्ह से। तो ध्यान रखिए 12 और ये -6 और यहाँ पर है -1, तो -6 और -1 का गुणा होगा तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा, और +1 यहाँ पर गुणा होगा 12 के साथ तो प्लस आएगा। तो इसका मतलब क्या, यहाँ से आपको वैल्यू की चिन्ह के कैसे मिलना, प्लस का चिन्ह आना, कैसे चिन्ह आना, प्लस के, और प्लस के चिन्ह में f डैश x की प्रकृति कैसी हो जाएगी भाई, वर्धमान हो जाएगी, ठीक है। कैसी हो जाएगी, वर्धमान हो जाएगी, सिंपल, ठीक है ना। अब अगर हम आगे बात करें तो देखिए अगला अंतराल आपको दिया -2 से 3 के लिए, कितना अंतराल दिया, -2 से 3 के लिए, तो देख लेते हैं -2 से 3 की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अगला कितना दिया है, -2 से 3 के लिए, तो -2 से बड़ा ले लो और 3 से छोटा ले लो। तो -2 और 3 के बीच में आपने क्या ले सकते हो, 0 ले सकते हैं कि नहीं, x का मान, किसका मान, x का मान आप 0 ले लो। तो अगर आपने x का मान 0 लिया तो 12 0 -3 0 + 2, तो यहां से कितना होगा भाई, 12 माइनस का 3 एंड 2। तो यहाँ पर टोटल आप देखिए चिन्ह कैसा मिलेगा भाई, 12 चिन्ह 72 -72 आएगा, चिन्ह कैसा मिलेगा, 72 चिन्ह है माइनस का, तो f डैश x का चिन्ह माइनस, और प्रकृति कैसी हो जाएगी भाई, हासमान। समझ गए होंगे आप कि अंतराल के लिए कौन सा अंतराल किस प्रकृति का होगा, किस प्रकार से आप दिखाएंगे, ठीक है ना। बस कुछ नहीं करना, आपको जो अंतराल दिया है उसके हिसाब से एक कोई भी वैल्यू मान लीजिए, कोई भी एक वैल्यू, ठीक है,
उस अंतराल के लिए होनी चाहिए, ध्यान रखें इस बात को, ठीक है। अगला अंतराल कितना दिया, अगला अंतराल दिया भाई 3 से इंफिनिटी, कितना दिया 3 से इंफिनिटी। तो 3 से बड़ी संख्या देखी, 3 से बड़ी संख्या क्या होती है, 4 होगी, x की वैल्यू 4 रख के देख लो। तो अगर आपने 4 रखा तो 12, 4 माइनस 3 एंड 4 प्लस 2। आप देखो वैल्यू को अगर बिना रखे भी सोच पा रहे हो, मतलब आपने इस तरीके से हल नहीं किया और बिना रख के आप सोच पा रहे हो प्लस का चिन्ह आएगा कि माइनस का चिन्ह आएगा, तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये सब कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। बाकी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी प्लस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, तीनों जगह प्लस रहना है, तो सिंपली कैसे चिन्ह आएगा, प्लस का, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 12, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 6, तो चिन्ह कैसा आना भाई, प्लस का चिन्ह आना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। यानी कि जो फलन है वो 2 जगह तो वर्धमान है और 2 जगह ह्रासमान है, सिंपल बात है। अब इसी के लिए दिखा देंगे, वो पूछा था कहां पर वर्धमान है और कहां पर ह्रासमान है, तो हम क्या दिखा रहे हैं भाई कि अतः फलन 2 जगह वर्धमान होना था ना, तो यूनियन करके लिख लीजिए, अतः फलन माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन और किसमें 3 से इंफिनिटी, ठीक है, में वर्धमान है और किसमें ह्रासमान हो रहा है, -2 से 3 में ह्रासमान है, सिंपल, यही अपन को आंसर में दिखाना था, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 12 की बात कर लेते हैं। आपको सवाल इस प्रकार से दे दिया है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें प्रदत्त फलन fx बराबर sin 3x वेयर x बिलोंग्स टू 0 से π/2 में वर्धमान पूछ रहा और ह्रासमान क्या, ठीक है। तो ये कुछ सवाल दिया। देखिए सवाल बिल्कुल सिंपल है, अगर समझने की बात की जाए, कुछ नहीं सवाल में हो क्या रहा है देख लेते हैं। तो देखिए fx आपको दे दिया sin 3x, आपको पता है क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे, ठीक है। तो f डैश x हो जाएगा भाई, अवकलन करेंगे तो cos आएगा और 3x का फिर से करेंगे तो यानी कि निकल के कितना आना है आपका 3 cos 3x, ठीक है, 3 cos 3x आ गया। अच्छा यहाँ पर क्या है, आपको पता है कि वैल्यू इसकी निकालते हैं, x की वैल्यू निकालेंगे x के मान के लिए, x के मान के लिए, तो x के मान के लिए क्या करना है आपको भाई, f डैश x बराबर 0 कर देंगे, f डैश x बराबर 0 कर रहे हैं यानी 3 cos 3x बराबर 0 और 3 का भाग कर देंगे तो cos 3x बराबर 0। अब cos की वैल्यू कितनी होती है, cos की वैल्यू होगी आपकी 90 डिग्री में, ठीक है। और इसके अलावा क्या ले सकते हैं, 90 और 270 में 0 होता है cos का मान, तो यहाँ पर आप ले रहे हैं कि cos 3x बराबर cos 90 डिग्री में भी 0 होता है और cos 270 डिग्री में भी 0 होता है। तो क्या कर सकते हैं आप, cos 3x बराबर यहाँ पर आप ले रहे हैं cos π/2 एंड cos 3π/2, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालें, 3x की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई π/2 एंड 3π/2, ठीक है। तो x का मान कितना निकल आएगा भाई, यहां से अगर हम बात करें x के मान की निकालने की, तो x का मान 3 का भाग हो जाएगा। अच्छा ध्यान रखना 3 का जो भाग होगा वो दोनों में होगा, मतलब π/2 एंड 3π/2 दोनों में भाग होगा, ठीक है। चलिए तो यहां से x का मान आ जाएगा, 3 का भाग कर रहे हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा तो π/2 बचेगा। बात समझ में आई ना, इस 3 का भाग अपन ने किया यहाँ पर, तो इसके साथ तो गुणा हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ आएगा तो ये 3 आएगा और ये 3 वाला और ऊपर वाला ये 3 कट जाएगा सिंपली, इस तरीके से चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू इतनी आ गई। अब एक चीज और है, याद रखिएगा मैंने शुरुआत में कहा था आपको कि सवाल में अंतराल नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, अंतराल दिया है, और जब अंतराल दिया होगा तो आप उस अंतराल के बीच में हल करेंगे। 0 से π/2 का अंतराल दिया है ना, तो यहाँ पर देखो अब आपको अंतराल बनाना है, तो आप समझिएगा अंतराल किस प्रकार से बनाएंगे। x का मान कितना निकला, x का मान आया π/6 एंड π/2, और आपको x कहाँ के लिए दे रहा, x बिलोंग्स टू कह रहा था 0 से π/2, ठीक है। तो क्या करेंगे कि सिर्फ π/6 के लिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में 0 आएगा, और π/2 तो पहले से है ये, तो यहाँ से आपके 2 अंतराल निकल के आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कौन कौन से अंतराल हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 0 से π/6 और एक हो जाएगा π/6 से π/2, तो ये 2 अंतराल आपके बन जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको दे रखा था 0 और π/2 के लिए बड़ा ब्रैकेट दे रखा ना, तो 0 और π/2 के लिए बड़ा ब्रैकेट आप बनाएंगे। तो यहां से अंतराल बना रहे हैं आप, अंतराल, ठीक है।
तो अंतराल आपने बना लिया। अंतराल कितना बना दिया भाई? अंतराल आपके आ गए यहाँ से कि एक आगे 0 से π/6, एक अंतराल ये हो जाएगा और दूसरा अंतराल हो जाएगा भाई π/6 से π/2। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा बड़ा ब्रैकेट यानी कि क्लोज इंटरवल लिया है, क्योंकि सवाल में आपको यहाँ पर 0 और π/2 के लिए क्लोज इंटरवल कह रहा था। ठीक है ना, चलिए देखिए आगे बात करते हैं। ये हो गया अंतराल। अब आपको बताना है कि इन दोनों अंतराल में वैल्यू किस प्रकार से वर्क करेगी। ठीक है, तो एफ डैश भाई एफ डैश एक्स था 3 cos 3x। अब x, अब ये अंतराल आप रखोगे एक बार इसको और एक बार इसको, दोनों को एक एक बार करके देखोगे वैल्यू। तो x की वैल्यू कितने कह रहे हैं भाई? 0 से π/6। अब 0 से π/6 का मतलब कितना भाई? 0 से 30 डिग्री है ना। अब इन दोनों के बीच में सोचोगे तो आप या तो 10 सोच लो या 20 सोच लो, 15 भी सोच सकते हो। 15 भी वैल्यू रख के देख लो तो आ जाएगा। ठीक है, 10 15 20 में कुछ एक रख के देख लो तो आ जाएगी वैल्यू। तो यहां से अगर आप सोच रहे हो, आपने मान लो 10 कितना रखा? 10 रखा। ठीक है, तो अगर आपने वैल्यू 10 रखी तो हो जाएगा 3 cos 3 गुणे 10 यानी हो रहा है 3 cos 30, ये हो रहा है 3 एंड √3/2। तो ये कैसी चीज है? पॉजिटिव। तो इस अंतराल के लिए क्या आ रहा है? इस अंतराल के लिए पॉजिटिव आ रहा, सिंपल। और अगर मैं बात करूं आगे कि ये आपको दिया है π/6 से π/2 यानी कि 30 से 90 के बीच में बात कर रहा। π/6 से π/2 अगर दिया है आपको, ठीक है, तो ये कितना दिया? ये आपका 30 और ये दिया 90। इसके बीच में मान लो सोच लिया आपने 45 या सोच लो 60, कुछ भी सोच लो, 45 डिग्री सोच लो। ठीक है, अब 45 डिग्री यहाँ पर अगर आपने रख के देखी तो कितना आ जाएगा? ठीक है, देख लो भाई 45 डिग्री अगर रखते हैं तो 3 cos 3 गुणे 45 डिग्री तो हो जाएगा 3 cos 45 135। अब इसको कैसे हल करोगे? ये हो जाएगा 3 cos 90 प्लस 45, और 90 में क्या करते हैं? 90 में चेंज होता है तो साइन में चेंज हो जाएगा, और दूसरे में माइनस का होता है तो -3 sin 45 डिग्री। अब आप देख पा रहे हो चिन्ह किसका आ रहा? माइनस का। 45 का मान 1/√2। तो यहाँ पर दूसरे अंतराल के लिए क्या बना? दूसरे अंतराल के लिए माइनस आया, सिंपल बात। तो इस तरीके से आपको दिखाना है, समझ गए ना। अब कोई भी दिक्कत आ रही है वीडियो को अच्छे से रिवर्स करना, क्या समझाया क्या नहीं समझाया वो अच्छी तरीके से जान लेना। ठीक है, अब देखो इसके लिए सारणी बना लेते हैं। जिस तरीके से अपन प्रॉपर सारणी बना रहे थे उसी तरीके से देख लेते हैं क्या किस तरीके से हो रहा था कि अंतराल लेना है आपको, फिर लेना आपको f' का चिन्ह और फिर लेना है आपको f' की प्रकृति। ये दो चीजें, ये तीन चीजें आप यहाँ पर सारणी के द्वारा दिखा देंगे, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बना लिया किस प्रकार से कि यहाँ ले लो अंतराल भाई, यहाँ ले लिया आपने अंतराल। ठीक है, अंतराल, फिर ले लिया f' का चिन्ह। ओके, फिर ले लिया f' की प्रकृति। ठीक है, f' की प्रकृति इस तरीके से। ठीक है, दो है अंतराल तो दो अंतराल के लिए ले लिया आपने। ठीक है ना, और आपने निकाल ही लिए, पहला आपको प्लस दे रहा था, दूसरा माइनस दे रहा था। तो अंतराल की अगर हम बात कर लेते हैं तो अंतराल कितना है? 0 से π/6। ठीक है, 0 से π/6 एंड अगला है आपका π/6 से π/2। ठीक है, तो f' का चिन्ह पहला प्लस का, दूसरा माइनस का। प्लस के लिए वर्धमान हो जाएगा और माइनस के लिए हासमान हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप कह देंगे कि अतः फलन f(x) 0 से π/6 में, 0 से π/6 में वर्धमान और π/6 से π/2 में, π/6 से π/2 में हासमान है। ठीक है, हासमान है, ये आपको बताना था, ये आपने बता दिया। ठीक है, क्या कह रहा था आपसे सवाल कह रहा था अंतराल ज्ञात कीजिए। तो अंतराल ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो अंतराल आपने ज्ञात करके बता दिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है वीडियो को रिवर्स करो, अच्छे से समझो। ओके, पॉइंट नंबर 13 की बात कर लेते हैं। आपको कह रहा है अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) बराबर sin x प्लस cos x, ये दिया आपको 0 < x < 2π द्वारा प्रदत्त फलन f वर्धमान या हासमान है। ठीक है, तो सवाल देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए, अभी तक आपने क्या जाना, आपको जो फलन दिया होगा उसका आपको एक बार अवकलन करना है
उस अवकलन से आपको अवकलन करने के बाद x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे होगी, x के मान के लिए आप f डैश x बराबर 0 करोगे, वहां से जो x की वैल्यू निकलेगी वहां से आप अंतराल निकालोगे और उन अंतरालों के अंतर्गत ये देखोगे कि f डैश x का मान पॉजिटिव आ रहा कि नेगेटिव आ रहा, यही आपने काम किया है। ठीक है, तो इसी काम के अंतर्गत देख लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिया, सबसे पहले तो fx, तो इसका आपको अवकलन करना है, दिया आपको sin x प्लस cos x। तो एक बार आप अवकलन करेंगे तो f डैश x बराबर sin x का हो जाएगा भाई cos x, और cos x का हो जाएगा भाई sin माइनस का sin x, सिंपल। फिर x के मान के लिए, x के मान के लिए, तो x के मान के लिए आप क्या दिखा रहे हैं कि f डैश x बराबर 0, f डैश x बराबर 0 यानी कि cos x माइनस का sin x बराबर 0, सिंपल। cos x को वहां ले जाओ तो माइनस का sin x बराबर माइनस का cos x, दोनों तरफ से माइनस हम हटा सकते हैं, दोनों तरफ से माइनस हटा दिया तो ये कितना बच जाएगा भाई, sin x बराबर cos x। ठीक है, अब cos x के साथ आप किसी भी चीज के साथ एक का गुणा कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। और cos x को क्या करेंगे, इस तरह पक्षांतर करेंगे, और गुणे की जब चीज पक्षांतर होगी तो क्या हो गई, बटे में जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा आपको, sin x अपॉन cos x बराबर 1, यानी कि ये हो गया भाई tan x बराबर 1। और tan की वैल्यू 1 कब होती है, 45 डिग्री में, और कहां होती है, पॉजिटिव में, 225 डिग्री में। अब यही चीज आपको जाननी है, समझनी है कि tan की वैल्यू एक तो हो गई आपकी 45 डिग्री, अब दूसरा मान पॉजिटिव कहां होगा, कैसे होगा, वो तीसरे चतुर्थांश में होगा कि नहीं। और इस सब वैल्यू को जानने के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ट्रिक करके। तो आपको सर्च करना है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ट्रिक, ट्राइगोनोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ट्रिक एक्सपी क्लासेस करके। तो ये सारी वैल्यू आप समझ जाएंगे कि ये सारी वैल्यू कहां से मैं निकाल देता हूं कितनी जल्दी। भाई एक का मान 45 डिग्री आपने रट रखा है अच्छी तरीके से, लेकिन tan में एक का मान 45 के अलावा कहां होगा, 225 में होगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि tan का मान -1 कहां होगा, तो ये होगा आपका 135 में और 315 में। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू आप कैसे निकाल पाओगे, कैसे नहीं निकाल पाओगे, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, बहुत ही अच्छा, आपको एंटरटेनमेंट वीडियो लगेगा, मजा आ जाएगा। तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। क्या करना है, आपको सर्च करना है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ट्रिक एक्सपी क्लासेस करके, उसमें एक्सपी क्लासेस लिख देना तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो ये आता है आप tan x बराबर, एक का मान tan 45 डिग्री और tan 225 डिग्री, सिंपल। ठीक है, तो यहां पर 45 को आप लिख सकते हैं कितना भाई, tan π/4 एंड tan 5π/4, 5π/4। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हो गई π/4 एंड 5π/4, ये दो वैल्यू हो गई। और मैंने आपसे कह रखा है कि जब वैल्यू मिल जाएंगी तो कैसे निकालोगे, फिर आप अंतराल ढूंढोगे। तो आपको क्या दिया, π/4 एंड 5π/4, ये x का मान। और सवाल पर ध्यान देना, सवाल में आपको अंतराल दे रखे हैं, अंतराल क्या दे रखे हैं भाई, सवाल में आपको अंतराल दे रखे हैं 0 से 2π के बीच में कह रहा सवाल। ठीक है, 0 से 2π कह रहा है कि नहीं, बिल्कुल। तो 0 से 2π देखोगे, ध्यान रखना इस बात को। अब यहां पर आप इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी नहीं लोगे, क्योंकि अंतराल 0 से 2π में दे रखा है, तो 0 से 2π के बारे में अपन बात करेंगे। तो यहां पर आपने इस साइड ले लिया 0 लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में ले लिया आपने 2π। तो अब यहां से आप अंतराल बना पाओगे कि नहीं, बिल्कुल। एक अंतराल बनेगा ये 0 से π/4 के लिए, एक अंतराल बनेगा π/4 से 5π/4 के लिए, एक अंतराल बन जाएगा 5π/4 से 2π के लिए, सिंपल। और ये याद रखिएगा कि 0 में बड़ा कोष्टक और 2π में भी बड़ा कोष्टक, और बाकी सब में आप स्मॉल ब्रैकेट लेंगे। ठीक है, तो यहां से आप क्या बना रहे हैं, अंतराल बना दिया आपने सिंपली। अंतराल, अंतराल क्या आपने दिखाया, अंतराल आपने दिखाया कि एक हो गया भाई 0 से π/4, फिर आ गया भाई π/4 से 5π/4 एंड 5π/4 से 2π, सिंपली। ठीक है, 5π/4 से 2π। ठीक है, तो यहाँ पर कितना 2π, ये हो गया। और 0 और 2π के लिए बड़ा ब्रैकेट लेना, इस बात को ध्यान रखना। तो इस तरीके से बना गया, बन गया ये। अब ये समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या किया अपन ने, आपको फलन जो दिया था, अब क्या बचा, कुछ नहीं, आपको चिन्ह देखना है। आपको जो फलन दिया था वो फलन लिया, उसका अवकलन किया, और x के मान के लिए आपने f(x) को 0 किया, एंड यहां पर इसको हल किया, और आपने कितना निकाल दिया, tan x बराबर 1 दिखा दिया।
ठीक है, कितना दिखा दिया, ये आपने दिखा दिया 10x बराबर 1, और 1 की वैल्यू कहाँ हो गई 45 डिग्री और 225 में, यानी कि पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 4, तो x का मान आ गया पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 4, एंड पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 4 है, और सवाल में आपको 0 से 2 पाई के लिए अंतराल दे रखा था, तो लेफ्ट साइड में 0 एंड राइट साइड में 2 पाई ले लिया, और इसके लिए अंतराल आपने क्रिएट कर दिया, बना दिया। ठीक है, तो यहां से आपने क्या दिखा दिया, ये भाई अब बन गया अंतराल, ये कितना बन गया, अंतराल बन गया ना, ये आपने अंतराल निकाल के दिखा दिए, तो 0 से पाई बाई 4, पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4, एंड 5 पाई बाई 4 से 2 पाई, ये आपने इतना दिखा दिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कौन से उसमें क्या रहेगा। एफ डैश एक्स कितना निकाला था आपने, कौन से अंतराल में चिन्ह क्या रहेगा, प्रकृति क्या होगी, तो एफ डैश एक्स, आपने एफ डैश एक्स कितना निकाला था, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, इतना निकाला था अपन ने। अब यहाँ पर बात करें तो 0 से पाई बाई 4, तो 0 और पाई बाई 4 यानी 0 और 45 डिग्री के बीच में आप क्या ले सकते हैं, 30 डिग्री ले सकते हैं ना, 30 डिग्री ले सकते हैं, 30 डिग्री का मतलब पाई बाई 6 है ना। x का मान अगर आपने पाई बाई 6 रखा, यानी cos पाई बाई 6 माइनस का साइन पाई बाई 6, ये ध्यान रखना, आपको वैल्यू से मतलब नहीं होता, आपको किससे मतलब होता है, चिन्ह से मतलब होता है। ठीक है, किससे मतलब होता है भाई, चिन्ह से मतलब होता है। cos पाई बाई 6 यानी cos 30 यानी अंडर रूट 3/2 माइनस का साइन पाई बाई 6 1/2, तो अगर लासा लेंगे तो आएगा लासा 2, ये आएगा अंडर रूट 3 माइनस 1। अब अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.173 के आसपास होती है, देख लीजिएगा 1.173 सही है कि नहीं, -1/2। तो ये वैल्यू मैं बात कर रहा हूँ, तो वैल्यू कुछ आपकी जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। कैसी आएगी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू आएगी कि नहीं, पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पर जो आपका पहला हो गया चिन्ह वो हो गया पॉजिटिव के लिए। ठीक है, वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव वैल्यू हो गई, तो आपको चिन्ह से मतलब है, आपको वैल्यू से मतलब नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वैल्यू कुछ भी आ जाए, आप रफ का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आप बात कर लेते हैं अगले अंतराल के लिए। अगला अंतराल कितना दिया आपको, पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 देगा। अगला अंतराल कितना दे रहा, पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4। ठीक है, तो पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 दे रहा, 5 पाई बाई 4, यानी कि 45 से 225 कह रहा कि नहीं, 45 से 225 के बीच में कह रहा। तो 45 से 225 के बीच में आप कितना सोच सकते हो, 60 सोच सकते हो कि नहीं, एक्स का मान, तो यहाँ 60 रख दो। 60 का मतलब कितना हो गया, पाई बाई 3। ठीक है, तो अगर आपने 60 रखा, cos 60 माइनस का साइन 60, तो cos 60 कितना होता है, cos 60 1/2 और साइन 60 होता है अंडर रूट 3/2। तो वही चीज पलट गई कि नहीं पलट गई, तो यहाँ से जो कुछ भी निकलेगा वो कैसा निकलेगा, माइनस में। माइनस का 1.732 होता है, किसका मान, अंडर रूट 3 का मान 1.732 होता है। ठीक है, तो माइनस का 0.732/2 आएगा, लेकिन किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस में आएगा तो यहाँ पर चिन्ह कैसा आ गया, माइनस का चिन्ह। आपको मतलब किससे भाई, अपन को तो मतलब सिर्फ चिन्ह से, तो आपने चिन्ह निकाल लिया माइनस का। ठीक है, किसका चिन्ह निकाल लिया, माइनस का, ये दिखा दिया, समझ गए ना। तो आपको यही सोचना है, कोई दिक्कत आ रही है, मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, वीडियो को रिवर्स करना है, कान मरोड़ने, मतलब वीडियो के कान मरोड़ने का मतलब पीछे ले जाना। ठीक है, अपने कान मत मरोड़ने लगना, क्योंकि आप मेरे कान तो मरोड़ नहीं पाओगे, है ना, कि सर जी के कान मरोड़ दें, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो करना क्या भाई, पीछे ले जाओ वीडियो को और समझो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगला अंतराल की बात कर ले, ये दिया पाई पाई 4 से 2 पाई, तो इसके लिए क्या सोच सकते हो भाई, ये 225 से 360 के बीच में कह रहा, तो आपने वैल्यू कितनी सोच ली, 300 मान लो। कितना मान लिया, 300। तो यहां पर अगर हम बात कर लें cos 300 का मान, cos 300 का मान, ठीक है, तो cos 300 होगा आपका 60 के हिसाब से, इसको लिख सकते हो कितना, cos 360 माइनस 60, यानी cos माइनस 60, cos माइनस 60। अब अंदर है तो पॉजिटिव की वैल्यू निकलेगी, cos 60 का मान अंडर रूट 3/2। यहाँ पर कितना आना मान, अंडर रूट 3/2 आना। ठीक है, और साइन एक्स के है, तो साइन के लिए सोच लो भाई, साइन के लिए कितना रखोगे, साइन 300। ठीक है, कितना रखना है आपको, साइन 300 रखना। ठीक है, तो साइन 300 की बात कर लेते हैं, साइन 300 यानी साइन 360 माइनस 60, यानी कि साइन, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 60, और साइन के अंदर अगर माइनस है तो बाहर निकल आएगा माइनस साइन 60, यानी कि माइनस का अंडर रूट 3/2, और cos 60 का मान होता है 1/2, तो यहाँ पर आप 1/2 रखेंगे। ठीक है, कितना, 1/2, और ये हो गया माइनस, और साइन 300 का मान है माइनस का अंडर रूट 3/2 आया, तो माइनस माइनस पॉजिटिव कर रहे हो आप, 1/2 माइनस माइनस पॉजिटिव अंडर रूट 3/2। तो आप ये देख रहे हो कि 1/2 भी पॉजिटिव, अंडर रूट 3/2 भी पॉजिटिव, जो कुछ भी आएगा वो कैसा आएगा,
पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, तो ये आपने निकाल दिया। तो यहां पर आप कितना दिखा रहे हो चिन्ह, प्लस का चिन्ह दिखा रहे हो। इस तरीके से अपन को बेसिकली मतलब किससे, अपन को मतलब है भाई प्लस चिन्ह से, तो आपने प्लस चिन्ह दिखा दिया है ना। अब आप चाहो तो वो बना लो सारणी, है ना। अभी अपन सारणी बना के दिखा देंगे प्रॉपर तरीके से कि कौन किसके लिए क्या होगा, सिंपल। ठीक है, तो पहला प्लस के लिए, दूसरा आपका माइनस के लिए और तीसरा प्लस के लिए। ये ध्यान रखिएगा, मैं इतना हटा देता हूँ। अब आप सारणी बना सकते हैं। ठीक है, बस कोई दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, आराम से आपको वीडियो को रिवर्स करना है और समझना है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। ठीक है, अंतराल देख लेते हैं, अंतराल। ठीक है, ये हो गया अंतराल यहां पर। इसके बाद एफ डैश एक्स का चिन्ह। ठीक है, एफ डैश एक्स का चिन्ह, फिर एफ डैश एक्स की प्रकृति, एफ डैश एक्स की प्रकृति, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से तीन आपको दिए अंतराल, तीन के लिए निकाल लेंगे, 1 2 और 3। ठीक है, 1 2 3। हाँ भाई, तो अंतराल है आपका 0 से π/4, एक अंतराल। ठीक है, दूसरा अंतराल है π/4 से 5π/4। ठीक है, और तीसरा कह रहा है कि 5π/4 से 2π। तो एफ डैश एक्स का चिन्ह कैसा कि पहला प्लस फिर माइनस और ये प्लस। तो प्लस के लिए आप क्या ले रहे हैं, वर्धमान, देन ह्रासमान, देन वर्धमान। और अगर आपने अभी तक गौर किया हो तो ये अल्टरनेट क्रम में चलता है, ये हमेशा सही नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिए। जो मैं बोल रहा हूँ वो 100% सही नहीं है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो ये चीज हमेशा अल्टरनेट क्रम में ही चलेगी। मतलब अगर मतलब प्लस से स्टार्ट है तो अगला माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस फिर प्लस, इस तरीके से। या फिर अगर मैं कह दूं कि अगर स्टार्टिंग माइनस से है तो माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरीके से अल्टरनेट क्रम में। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, हाँ अधिकतर केस में यही होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अब आप दिखा देंगे कौन कौन वर्धमान है, कौन कौन ह्रासमान होगा। ठीक है, तो यहां से आपने दिखा दिया कि अतः कौन सा अंतराल था भाई, अतः 0 से π/4, अतः फलन fx किसमें 0 से π/4 और यूनियन ले लेंगे एंड 5π/4 से 2π में वर्धमान और किसमें π/4 से 5π/4 में ह्रासमान है, सिंपली ऐसे दिखा देना, ये हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत आती है वीडियो को रिवर्स करो, समझो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जानो, पहचानो, एक्नॉलेज करो और चीजों को जान लो अच्छी तरीके से। ठीक है, तो सिंपल सवाल है। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का वीडियो अगर आपको जो कोई भी वीडियो चाहिए, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, समाकलन, अवकलन के सारे वीडियो मैंने डाल रखे, फॉर्मूलों वाले वीडियो, तो आप सर्च करके देख सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन फॉर्मूला एक्सपी क्लासेस लिखना, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला एक्सपी क्लासेस, या फिर आप डिफरेंशिएशन फॉर्मूला एक्सपी क्लासेस। ठीक है, ये सब लिख के आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। एक्सपी क्लासेस के आगे कोई चीज लिख के सर्च कीजिएगा, वो चीज आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से सवाल हो गया। ठीक है, और ये आपके एग्जाम्पल फिनिश होते हैं। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है, आशा है, होप है यह वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और कोई भी समस्या नहीं रही होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर आता है आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट करे रहेंगे तो कोई भी वीडियो आने पर उसका नोटिफिकेशन, उसका अपडेट आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग जाता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए। कमेंट्स करके ये बताइए कि आपको ये जो कोर्स मिलते हैं ये आपके लिए कितने ज्यादा यूजफुल साबित होते हैं। इसके अलावा यदि आप डायरेक्ट मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो एक्सपी क्लासेस का खुद का ऐप उपस्थित है, प्ले स्टोर में जाइए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो लाइव क्लासेस के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए। वहां पर आपको फ्री पीडीएफ सॉल्यूशन, नोट्स और डाउट क्लियरेंस कराए जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो मिनिमम प्राइस पर और मिनिमम फीस पर आप उस
क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम से मिनिमम आपकी फीस रहती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, और साथ ही यदि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैंडल को फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो भी कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। यहां पर आप हमसे पर्सनल बात भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सभी के। एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।